Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to understand some genetic terminologies, terms that is used in Mendelism, Mendel's principles and laws. मेंडल्स ने जो लॉज को एक्सप्लेन किया था, उन लॉज में कुछ टर्म्स यूज किए गए थे, तो वो टर्म्स को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि मेंडल्स के प्रिंसिपल्स और लॉज कौन से थे. तो सबसे पहला जो टर्म होगा gene. The first term, gene. Gene is a unit of heredity. Gene is a particular segment of DNA who controls the character, who stores the character, and because of this, gene is considered as a functional unit of heredity. Gene is a functional unit of heredity. Functional unit of heredity. The word gene was discovered by Johansen. Gene was the word discovered by Johansen, and this gene was originally called factors, and the word factor was described by Mendel. जीन को जॉनसन ने 1901 में डिस्कवर किया था, और जीन ओरिजिनली इट वाज कॉल्ड एज अ फैक्टर. इसको सबसे पहले जीन को रीनेम किया गया, यानी कि जीन को बाद में नाम रखा गया, लेकिन जीन से पहले उसे फैक्टर के नाम से जाना जाता था, और ये फैक्टर को मेंडल ने यूज किया था. एंड अकॉर्डिंग टू मेंडल, फैक्टर इज अ पर्टिकुलर पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम हु एक्सप्रेसेस इन द जनरेशन टू जनरेशन, जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, और इसी वजह से इसको यूनिट बोला जाता है. इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ heredity. So factor according to Mendel, and it was renamed by Johansen in 1901, and from that time till date इसको हम जीन के नाम से ही जानते हैं. तो जीन is a particular segment of DNA. Gene is a segment of DNA, and it is the functional unit of heredity who controls the characters. Physical जो इसका role होगा, it controls the character, it express or it transfer it from one to the next generation. Then the next one, the next terminology, alleles, और उससे पहले हम देखेंगे character. The next one is character. What is character? Character is the physical feature of organism. What is character? The physical feature of organism. Height of the plant, shape of the wings, pattern of hairs, color of eyes, and everything. जो भी feature होते हैं, the feature of organism are called as a character. For example, height of the plant, color of flower, color of seed, color of pod, shape of seed, shape of pod. यानी जो मेंडल्स ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, तो ये जो कैरेक्टर्स है कुछ नहीं बल्कि फीचर्स होते हैं ऑफ दैट पी प्लांट जो मेंडल ने मेंडल वाज चोजन द 7 कैरेक्टर. तो जो भी फीचर होंगे ऑर्गेनिज्म के, उसको बोला जाता है कैरेक्टर. कैरेक्टर इज द फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म. देन द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, alleles. Alleles, it is a short form of allelomorph. Alleles, or also called as a allelomorph. Allelomorph is a long form of alleles. Alternative form of character. 2 alternative form of character. Generally it is 2, but more than 2 is also there. So the alternative form of character is called alleles. Genes are located in the linear fashion on the chromosomes. Genes are arranged in the linear fashions.
ये जो जीन्स होते हैं, ऑल दीज जीन्स आर अरेंज ऑन द लीनियर फैशन ऑन द क्रोमोसोम्स। अब ये जो जीन होते हैं, द एलेल्स होते हैं, ये पर्टिकुलर एक ही पोजीशन पर होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द पोजीशन ऑफ द जीन, दिस इज द लोकाई ऑफ द जीन, द पोजीशन ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अ लोकाई। तो ये जो पोजीशन होगी जीन की, एलेल की, इट इज फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देख रहे हैं हाइट ऑफ द प्लांट, सो दिस लोकस, दिस जीन इज ऑक्यूपाइड फॉर हाइट ऑफ द प्लांट। अब हाइट ऑफ द प्लांट में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम यहाँ पर देखते हैं, आइदर टॉल और आइदर शॉर्ट, यानी जिसे हम डॉर्फ कहते हैं। सो हियर यू मे फाउंड आइदर द टॉल कैरेक्टर हियर और आइदर यू मे फाउंड dwarf character here. So here the two alternative form of characters are present on the same position. दो में से कोई एक जो कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर कौन सा है? हाइट है, हाइट ऑफ द प्लांट है। अब वो हाइट क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? टॉलनेस के लिए है या डॉर्फनेस के लिए है, शॉर्टनेस है, वहां पर कौन सा कैरेक्टर होगा? बट द पोजीशन ऑफ दैट कैरेक्टर से जो पोजीशन होगा, जो लोकाई होगा ऑफ दिस पर्टिकुलर एलेल इज अ सेम। सो व्हाट इज एलेल और एलेलोम ऑफ द टू और मोर देन टू alternative form of character? Alleles are the alternative form of character is called alleles or allelomorph. Next and the most important terminology, dominant. Dominant, these are the characteristic. डोमिनेंट कैरेक्टर, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से वन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम 7 इज डोमिनेंट, अनदर इज अ रेसेसिव कैरेक्टर। सो पहला हम देखेंगे व्हाट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। द कैरेक्टर व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फर्स्ट जनरेशन, कैरेक्टर व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फर्स्ट जनरेशन इज सेड टू बी डोमिनेंट कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर जो पहले जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, उस कैरेक्टर को हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। द कैरेक्टर एक्सप्रेसेस इवन इन प्रेजेंस ऑफ अदर जीन, अदर एलेल। It is one of the character, it is one of the allele, it is one of the gene who expresses even in presence of other gene, or this character expresses in हाइब्रिड कंडीशन ऑल्सो, ये हाइब्रिड कंडीशन में भी एक्सप्रेस होते हैं। तो ऐसा कैरेक्टर जो पहले जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फर्स्ट जनरेशन, the character which expresses itself in the first generation is said to be dominant character. So out of the 7 contrasting character, यानी कि जो 14 characters मेंडल्स ने लिए थे, उस 14 में से 7 जो कैरेक्टर है, जो 7 characters होते हैं, out of the 14, 7 characters were dominant and 7 were the रेसेसिव कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर देखते हैं, तो डोमिनेंट कैरेक्टर हाइट ऑफ द प्लांट, अगर हम यहाँ पर एक कैरेक्टर ले रहे हैं, हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट, सो हियर हाइट ऑफ द प्लांट, वन ऑफ द प्लांट इज टॉल, अनदर इज अ डॉर्फ। एक जो प्लांट है वो टॉल है, दूसरा जो है वो डॉर्फ है। डॉर्फ या फिर आप शॉर्ट भी कह सकते हो। तो हियर जो कैरेक्टर, अब हम क्या कर रहे हैं, वन ऑफ द कैरेक्टर, यहाँ पर पहले मेंडल ने, जो मेंडल के 3 क्लासिक स्टेप थे, पहला मेंडल क्या करने लगे कि पहले ये जो टॉल कैरेक्टर है, इट इज कंसिडर्ड एज अ मेल प्लांट एंड द शॉर्ट प्लांट कंसिडर्ड एज अ फीमेल वन। यहाँ पर ये क्या है, टॉल प्लांट है, और ये जो है, सॉरी, ये जो है वो मेल प्लांट है और ये जो है वो फीमेल प्लांट है। लिखेंगे हम इस तरह से, height of the plant, here parents, male into female, right? अब यहाँ पर क्या है कैरेक्टर, tall, and the female parent as a dwarf, you may say short.
अब मेंडल ने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ अल्फाबेट्स को यूज किया था। अब टॉल के लिए कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब क्योंकि कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। सोमैटिक सेल में हम देखते हैं ऑल द क्रोमोसोम दे आर इन अ पेयर्स, वो डिप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 2, डबल टी डिस्क्राइब द डिप्लॉयडी कंडीशन, जो डिप्लॉयड सेट होते हैं क्रोमोसोम के। इन somatic cell all the chromosomes they arrange in a pairs, whatever the number of chromosomes are there they all arrange in a pairs। तो क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन है तो यहाँ पर मेंडल ने कुछ अल्फाबेट्स को यूज किया था, जिससे टॉलनेस को एक्सप्रेस करने के लिए कैपिटल टी का यूज किया गया, और डॉर्फनेस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर उसने डी या एस नहीं यूज किया, उसने यूज किया उसका स्मॉलर केस, यानी कि उसका शॉर्ट here small t describe the dwarfness ना। अब इसके बाद ये जो कैरेक्टर है कैसे हो रहे हैं, these are the genes who are arranged in a diploid condition। अब ये जो डिप्लॉयड कंडीशन सोमैटिक सेल में है, ये क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। अब जब ये गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, सो दे कंटेन ओनली अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। Gametes are receiving only a single set of chromosomes. So here, out of the 2, one of the gamete, this is another gamete. Same in this case also. Here, this is one gamete, this is another gamete. ये क्या हुए, gametes। ये क्या हुए, gametes। अब ये जो gametes है, gametes एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। गैमेट्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। किस तरह से, लाइक दिस। कॉम्बिनेशंस कैसे बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर वन मोर, कैपिटल टी स्मॉल। क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, 100%। अब ये जो कैपिटल टी है, रिजल्ट कैसे आ रहा है, 100% आ रहा है। दोनों जगह पर क्या देख रहे हो आप, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, यानी ये कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पर ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, और वो होता है टॉल। क्या होता है, टॉल। और ये जो जनरेशन है, कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है। ये जो जनरेशन कहलाती है इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉलनेस एक्सप्रेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉलनेस एक्सप्रेस हो रहा है। टॉलनेस कैसा है, कैपिटल टी डिस्क्राइब द टॉलनेस, whereas the small t describe the shortness or the dwarfness, but here small t is not expresses। यहाँ पर small t यानी कि dwarfness एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, even though it is present। तो here in the first case, जो हम पहला केस देख रहे हैं, हाइट ऑफ द प्लांट में हम देख रहे हैं, तो क्या कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, टॉल कैरेक्टर हो रहा है। हमने 2 कैरेक्टर लिए थे, 2 में से एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, यानी ये जो टॉल कैरेक्टर है ये क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। टॉल क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। सो ऐसा कैरेक्टर जो पहले जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, दैट कैरेक्टर इज सेड टू बी डोमिनेंट कैरेक्टर। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइट ऑफ द प्लांट, नहीं, मेंडल ने जो कैरेक्टर को चूज किया था, 7 कैरेक्टर्स को, यानी कि अल्टीमेटली 14 कैरेक्टर्स को उसने चूज किया था। आउट ऑफ द 14, 7 कैरेक्टर्स वर डोमिनेंट कैरेक्टर। ये किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से नहीं हो रहा है। यहाँ पर मेंडल ने कोई टेक्निक यूज नहीं की थी कि टॉल ही एक्सप्रेस हो, ये नेचुरल फिनोमिना होता है। नेचुरली कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं, एंड सम आर नॉट एक्सप्रेस। सो हियर द फर्स्ट, यहाँ पर हम जो कैरेक्टर देख रहे हैं, वन ऑफ द कैरेक्टर इज डोमिनेंट कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फर्स्ट जनरेशन। The character which expresses itself in the first generation is said to be dominant character. Said to be a dominant character, and this character also expresses in the hybrid condition. अब hybrid क्या है उसको भी हम आगे देखेंगे। ये जो कैरेक्टर होता है,
दूसरे जीन के प्रेजेंटी में भी एक्सप्रेस होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि टॉल के लिए आप यहाँ पर देखते हो तो जीन कैसे है, कैपिटल टी है, और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट देखते हो तो वन इज कैपिटल टी, अनदर इज अ स्मॉल टी। इवन दो स्मॉल टी यानी कि डॉर्फ के लिए जीन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस क्या हो रहा है, टॉल एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कैपिटल टी इट एक्सप्रेसेस इवन इन प्रेजेंस ऑफ अदर जीन। दिस जीन, दिस एलेल एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इवन इन प्रेजेंस ऑफ अदर जीन। So this feature, this character is called as a dominant character. Now the next feature, the next character, recessive character. What is recessive character? The recessive character is here the capital T tallness expresses in the first generation. Now what about dwarfness? What about shortness? यहाँ पर शॉर्ट हमने पैरेंटल कैरेक्टर लिए थे, एक पैरेंटल कैरेक्टर हमने लिया था टॉल और एक लिया था डॉर्फ। आउट ऑफ द टू ओनली वन ऑफ द कैरेक्टर एक्सप्रेसेस इन द फर्स्ट जनरेशन, द अदर कैरेक्टर रिमेन सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं होता है। डॉर्फनेस, द जीन ऑफ द डॉर्फनेस इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट जनरेशन बट इवन इन प्रेजेंस ऑफ द जीन इट कुड नॉट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं करता है। सो द कैरेक्टर विच नॉट एक्सप्रेस, द कैरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस इन द फर्स्ट जनरेशन, या आप ऐसा भी कह सकते हो द कैरेक्टर विच सप्रेसेस इन द फर्स्ट जनरेशन इज सेड टू बी रेसेसिव कैरेक्टर। यहाँ पर आप देखोगे तो जो डॉर्फनेस है, जो शॉर्ट कैरेक्टर है, वो पहले जनरेशन में आपको दिखाई नहीं देगा। अब क्या ये जो शॉर्ट कैरेक्टर है या जो डॉर्फनेस है, इट इज टोटली डिसअपियर और इट डिसअपियर फ्रॉम द प्रोजेनी और इट डिसअपियर फ्रॉम द ट्रेड, क्या ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्योंकि हम पहले जनरेशन में देखते हैं तो पूरे जो प्लांट होंगे, जितने भी नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे, वो सारे के सारे टॉल प्लांट है। देयर इज नो डॉर्फनेस इन द फर्स्ट जनरेशन। सो वेयर इज द डॉर्फ character? The dwarf character expresses in the second generation. It is not expressed, it is suppressed in the first generation, but it expresses only in its pure form. ये सिर्फ identical genes के साथ ही express करते हैं, they never express in the हाइब्रिड फॉर्म। ये हाइब्रिड फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होंगे, दे ओनली एक्सप्रेसेस इन द प्योर फॉर्म इन द आइडेंटिकल पेयर ऑफ जीन एंड इट एक्सप्रेसेस इन द सेकेंड जनरेशन, इट सप्रेस इन द फर्स्ट जनरेशन। लाइक हियर द डॉर्फ कैरेक्टर, लाइक इन 7 contrasting character of Mendel, 7 characters were suppressed in the first generation and the 7 are expressed in the first generation. Those who express are called dominant and those who are suppressed are called recessive character. So here recessive character, the character who suppress in the first generation is said to be recessive character. Now the next feature, the next characteristic, homozygous character. The organism possesses identical pair of gene, homo, same. The organism possesses identical pair of gene for a particular character. The organism who possesses identical pair of genes, same to same gene for a particular character is said to be homozygous. Here homozygous, it may be dominant और it may be recessive. यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो homozygous है या तो ये dominant होते हैं या recessive भी होते हैं। homozygous character यानी pure character, they are also considered as a pure for their character, homozygous, और you may say pure character। यानी यहाँ पर आप देखोगे these are the two genes who are identical to each other. Here also these are the two genes who are identical to each other, but here the two other genes are present, the two different alleles are present. So here it is not a homozygous, but in this condition
tall is homozygous. Dwarf is a homozygous because this character having a identical pair of genes. So here you may say homozygous character or homozygous tall plant. Homozygous tall plants are the dominant, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल T dominant character for tallness, capital T, small t. ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये dwarf को explain कर रहा है. It expresses dwarfness and this explains tall. So this one is a dominant homozygous feature and this one is a recessive homozygous feature. So what is homo? Homo means same. The organism, what is the definition of homozygous character? The organism who possesses identical pair of gene. The organism who possesses identical pair of gene for a particular character. The organism who possesses identical pair of gene for a particular character is called homozygous character, and this character is also called pure because of its सेम टू सेम जीन्स, क्योंकि इनके पास सेम टू सेम जीन्स होते हैं, आइडेंटिकल जीन्स होते हैं. बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड एज अ homozygous. Now the next one is heterozygous. ये उसका रिवर्स होगा. हेटेरो के मीनिंग होते हैं डिफरेंट. The organism who possesses different alleles for a particular character. The organism who possesses different genes. Either you may write genes, it is also correct. Alleles is also correct. The organism who possesses different alleles for a particular character. एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए दो अलग अलग अगर एलेल्स होते हैं, दो अलग अलग जीन्स अगर होते हैं, then that character is called as a heterozygous and that character is also called as a hybrid character. That character is called as a hybrid character. For example, here capital T, small t, both these character expresses tallness. ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? टॉल एक्सप्रेस कर रहे हैं. बट हियर अब यहाँ पर देखोगे तो टॉलनेस के लिए एक और ऑप्शन दिया गया है कैपिटल टी. यहाँ पर बता रहा है कैपिटल टी, स्मॉल टी. तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकते हैं. दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अ प्योर टॉल एंड दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड टॉल. इसको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड टॉल कहेंगे. इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड और heterozygous. For example, here capital T, small t. This is a tall. यहाँ पर कोई डोमिनेंट और रेसेसिव फीचर नहीं होते. लाइक होमोजाइगस में हमने देखा इट माइट बी अ डोमिनेंट और अ रेसेसिव, बट हियर देयर इज ओनली वन. एक ही यहाँ पर सिचुएशन होती है. दिस इज ऑलवेज हाइब्रिड. ये हमेशा हाइब्रिड में होते हैं और ये फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट होते हैं. 100% रिजल्ट में ये प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली 100% फर्स्ट जनरेशन में ये प्रेजेंट होंगे. एंड दे आर टू डिफरेंट एलेल्स फॉर अ सिंगल कैरेक्टर. एक ही कैरेक्टर है यहाँ पर टॉल, लेकिन उसके लिए जीन्स दो दिए गए हैं और दो अलग अलग जीन दिए गए हैं हु एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. इट इज अ heterozygous. Two different alleles for a particular character. Two different alleles for a particular character is called heterozygous and they are also called as a hybrid character. Now the next one. The next one. Phenotype. What is phenotype? The external appearance of organism. The external structure of organism, external form of organism is called phenotype. What is phenotype? The external appearance of organism. External appearance. External
अपीयरेंस। अब एक्सटर्नल अपीयरेंस आप कोई भी ले सकते हो, हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ पॉड, अब पोजीशन ऑफ फ्लावर, दीज ऑल आर दी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये सारे सारे क्या है, एक्सटर्नल विजिबली दिखाई देने वाले फीचर्स है, दिखाई देने वाले कैरेक्टर्स होते हैं। एंड विजिबली या फिर एक्सटर्नल जो फीचर होंगे इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप। Phenotype is external appearance of organism. External appearance of organism is called phenotype. For example here, tall. अब tall is a physical, हमको दिखाई देने वाला कैरेक्टर है। अब ये जो tall है ये कैसे एक्सप्रेस होता है, उसके लिए हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, दैट इज जीनोटाइप। The next terminology used, genotype. What is genotype? The genetic constituent of organism. The genetic constituent of organism is called genotype, or simply the genetic makeup of organism. The genetic makeup of organism is called as a genotype. Phenotype यानी external appearance, genotype यानी कि genetic makeup। अब एक्सटर्नल अपीयरेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं टॉल है। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए जीन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर टॉल को एक्सप्रेस करने के लिए दो जीन होंगे, दैट वन इज अ होमोजाइगस, इट इज अ प्योर टॉल और अ प्योर टॉल, या फिर आप कह सकते हो होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल। लेकिन क्या टॉल सिर्फ कैपिटल टी से ही एक्सप्रेस होता है? नहीं, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेसेस एज अ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस एज अ कैपिटल टी एंड अ स्मॉल टी, बट दिस इज हाइब्रिड टॉल। एंड सो और क्या बोलेंगे हम, हेटेरो Zygous. Here for tallness, the two genotypes are present. Phenotype एक ही है, टॉल है, लेकिन इसके लिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए दो जेनेटिक मेकअप आप देखते हो, वन इज प्योर फॉर दैट कैरेक्टर, अनदर इज अ हाइब्रिड फॉर दिस कैरेक्टर। यहाँ पर आप देखोगे आइडेंटिकल एलेल्स दिखाई दे रहे हैं। हियर द टू डिफरेंट एलेल्स आर प्रेजेंट हु एक्सप्रेसेस फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, the two alleles who expresses for a single character. So this character is a pure and this one is a hybrid. This is homozygous, this is heterozygous, and these are the genotype. क्या है, genotype है for homozygous tall and heterozygous tall. तो टॉलनेस हाइट हम एक रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। थ्रू आउट द टॉपिक हम हाइट को ही कंसिडर करते हुए मेंडलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दूसरे कैरेक्टर्स को भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, रिजल्ट सेम होता है। जीनोटाइप के लिए अल्फाबेट्स अलग अलग यूज किए गए हैं, जैसे येलो के लिए कैपिटल वाई है तो ग्रीन के लिए स्मॉल वाई है। डोमिनेंट कैरेक्टर हमने और रेसेसिव कैरेक्टर को हमने इसके पहले लेक्चर में एक देखा था। आपको करना क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर का पहला अल्फाबेट कैपिटल लेना है और उसी का सेम अल्फाबेट लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर में आपको लिखना है एज इन रेसेसिव कैरेक्टर। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, टॉल के लिए कैपिटल टी और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी, येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। तो इस तरह से आप सारे कैरेक्टर्स को क्रॉस करके देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, फिनोटाइप, जीनोटाइप। द नेक्स्ट वन इज मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड सिंपली भी आप कह सकते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हियर मोनो मीन्स सिंगल। What is monohybrid cross? A cross made between two homozygous parents. A cross made between two homozygous parents by considering single contrasting character. By considering single contrasting character, that cross is called monohybrid cross.
दो होमोजाइगस पैरेंट है, दोनों को क्रॉस किया जा रहा है एक कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा कि मेंडल वाज टू जीनियस और उसके जो रिजल्ट थे वो एक्यूरेट और बिल्कुल सही इस वजह से भी थे कि मेंडल फोकसेस ओनली वन कैरेक्टर एट अ वन टाइम। वो पहले क्रॉस जब करते थे तो वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए रिजल्ट बनाता था, उसके बाद दो कैरेक्टर को देखते हुए, तीन कैरेक्टर को देखते हुए एंड सो ऑन। सो हियर जब वो पहला क्रॉस कर रहा था बाय कंसीडरिंग सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, देन दैट क्रॉस इज सेड टू बी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये हाइब्रिड क्रॉस करते कैसे हैं आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है। लिखना कैसे है तो हियर सबसे पहले आप लिखेंगे अबाउट पेरेंट्स, पेरेंट्स हियर मेल इनटू फीमेल, वी मे राइट वाइस वर्सा आल्सो। उसके बाद आप कौन सा फीचर, कौन सा कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप, फिनोटाइप। अब हम यहाँ पर फिनोटाइप जैसे बताया कि एक ही फीचर को लेकर, एक ही कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पर हाइट ऑफ द प्लांट दैट इज टॉल इनटू डॉर्फ। देन इसके लिए क्या है जीनोटाइप, जीनोटाइप टॉल के लिए क्या है कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी स्मॉल टी। उसके बाद क्या होंगे ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज दीज आर दी डिप्लॉइड। अब देखो यहाँ पर गैमेट्स हैप्लॉइड क्यों होते हैं, अगर ये पूरा का पूरा सेट इनहेरिट होता है, यानी कि यहाँ पर अगर पूरा का पूरा सेट इनहेरिट होता है टू एलेल्स फ्रॉम हियर एंड टू एलेल्स फ्रॉम हियर, तो ये जो कंडीशन होगी इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे टेट्राप्लॉइड कंडीशन बोलेंगे, टेट्राप्लॉइडी कंडीशन हम बोलेंगे। तो क्या टेट्राप्लॉइडी कंडीशन इज नॉर्मल इन द ऑर्गेनिज्म? नो, ओनली हैप्लॉइड and diploid condition, the two conditions are normal in every organism. Gametes are always haploid and the somatic cell, the remaining all the cell, they are diploid because they contain a pair of chromosome, यानी कि उनके पास दो सेट होते हैं, एक सेल में दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, तो वो हम एक्सप्रेस करते हैं by writing here the two letters of the two chromosomes, the two alleles, the two genes were represented as। तो यहाँ पर जब गैमेट्स को प्रोड्यूस करने का टाइम आता है तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड बिकॉज आफ्टर फ्यूजन, जब इनका फ्यूजन होगा दे बिकम्स डिप्लॉइड, दे बिकम्स डिप्लॉइड। नाउ हियर गैमेट्स आर हैप्लॉइड, तो यहाँ से आइडेंटिकल है तो हम एक ही तरह का तो गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर होगा गैमेट्स। अब गैमेट्स का क्या होगा यूनियन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गैमेट्स गेट फ्यूज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट्स आर प्रोड्यूस। तो जाइगोट क्या होगा फर्स्ट जनरेशन होगा, यहाँ पर when they get fused, इनके फ्यूजन की वजह से यहाँ पर एक कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, जाइगोट बनेगा और ये होगा फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। और ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है ये टॉल। रिजल्ट कैसा आ रहा है 100%, जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने यहाँ पर एक क्रॉस को यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने इसी तरह से लिखा है, दिस वन इज अ फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन। ओके, तो आपने इसी सीक्वेंस में लिखना है, फर्स्ट पेरेंट्स, देन फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट्स एंड फर्स्ट जनरेशन। फ्यूजन के बाद आएगा फर्स्ट जनरेशन। सो हियर आप देख रहे हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर हियर, हम यहाँ पर जो क्रॉस कर रहे हैं कितने कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हुए कर रहे हैं, अ सिंगल कैरेक्टर, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट। हम एक ही कैरेक्टर यहाँ पर देख रहे हैं, ओनली सिंगल कैरेक्टर। आप दूसरा कैरेक्टर भी ले सकते हो, येलो कलर ऑफ सीड versus green color of seed, round seed versus wrinkled seed,
इन्फ्लेटेड पॉट वर्सेस कंस्ट्रिक्टेड पॉट, आप कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर ले सकते हो। तो एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करते हुए जब क्रॉस किया जाता है, देन दैट क्रॉस इज सेड टू बी monohybrid cross, a cross made between two homozygous parent by considering single pair of contrasting character। एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करते हुए जब क्रॉस किया जाता है, then that cross is said to be monohybrid cross। Here is the example of monohybrid cross। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं F1 जनरेशन। व्हाट इट मीन्स? F स्टैंड फॉर फीलियल। इसका मीनिंग क्या है? F1, F2, F3, what it means? F stand for filial। F के meaning होते filial, it derived from the Latin word which means son, but here we are considering it as a generation, first filial, first generation। It is written as F1, F1 first generation। अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमको सेकेंड जनरेशन मिलेगा, F2 जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन, F3 जनरेशन एंड सो ऑन। So here F means filial, means progeny generation, F1 generation। It is about monohybrid cross। Lastly, dihybrid cross। डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि आपको मोनोहाइब्रिड समझ में आया है, तो व्हाट इज डाइहाइब्रिड? डाई मीन्स टू। You can easily explain it। The two homozygous parents are crossed by considering two pair of contrasting character। Two homozygous parents are crossed by considering two pair of contrasting characters are called dihybrid cross। ऐसा क्रॉस जिसके अंदर दो प्योर पैरेंट दो कैरेक्टर को कंसिडर करते हुए, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसिडर करते हुए क्रॉस करते हैं, तो उस क्रॉस को हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो इट इज अबाउट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द मेंडलिज्म, जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज जिसे हम यूज करेंगे इन मेंडलिज्म। तो इसके आगे के लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और मेंडल्स ने किस तरह से लॉज को एक्सप्लेन किया था। और टिल डेट हम यही लॉज को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, और यही टर्मिनोलॉजीज को भी हम अप्लाई करते हैं इन जेनेटिक वर्ड।